नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी मौत का सौदागर। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति सुबह सुबह उठकर अखबार पढ़ रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र एक शोक संदेश पर पड़ी। वह उसे देख दंग रह गया, क्योंकि वहां मरने वाले की जगह उसी का नाम लिखा हुआ था। खुद का नाम पढ़कर वह आश्चर्यचकित तथा भयभीत हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अखबार ने उसके भाई की मरने की खबर देने की जगह खुद उसके मरने की खबर प्रकाशित कर दी। खैर, उसने किसी तरह खुद को संभाला और सोचा, चलो देखते हैं कि लोगों ने उसकी मौत पर क्या प्रतिक्रिया दी है। उसने पढ़ना शुरू किया। वहाँ फ्रेंच में लिखा था, मौत का सौदागर मर चुका है। यह उसके लिए और बड़ा आघात था। उसने मन ही मन सोचा, क्या उसके मरने के बाद लोग उसे इस तरह याद करेंगे। यह दिन उसकी जिंदगी का बहुत ही खास दिन था और उस दिन से डायनामाइट का यह आविष्कार विश्व शांति और समाज कल्याण के लिए काम करने लगा। और मरने से पहले उसने अपनी अकूत संपत्ति उन लोगों को पुरस्कार में दे दी जो विज्ञान और समाज के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करते हैं। दोस्तों, उस महान व्यक्ति का नाम था एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल, जो आज उन्हीं के नाम पर है। वर्ष नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। आज कोई उन्हें मौत के सौदागर के रूप में नहीं याद करता, बल्कि हम उन्हें एक महान वैज्ञानिक और समाज सेवी के रूप में याद किया करते हैं। जीवन एक क्षण भी हमारे मूल्यों और जीवन की दशा को बदल सकता है। ये हमें सोचना है कि हम यहाँ क्या करना चाहते हैं, हम किस तरह याद किए जाना चाहते हैं, और आज हम क्या करते हैं यही निश्चित करेगा और कल हमें लोग कैसे याद करेंगे। इसलिए हम जो भी करें सोच समझ कर करें। कहीं अनजाने में हम मौत के सौदागर जैसे यादों को ना छोड़ जाएं। रामू काका अपनी ईमानदारी और नेक स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने अपने कुछ मित्रों को खाने का निमंत्रण दिया। वे अक्सर इस तरह इकट्ठा हुआ करते और साथ मिलकर अपनी पसंद का भोजन बनाते। आज भी सभी मित्र बड़े उत्साह से एक दूसरे से मिले और बातों का दौर चलने लगा। जब बात खाने को लेकर शुरू हुई, तभी काका को एहसास हुआ कि नमक तो सुबह ही खत्म हो गया था। काका नमक लाने के लिए उठे, फिर कुछ सोचकर अपने बेटे को बुलाया और हाथ में कुछ पैसे रखते हुए बोले, बेटा जा जरा बाजार से एक पुड़िया नमक लेता आ। पिताजी, बेटा बोला और आगे बढ़ने लगा। सुन, काका बोले, ये ध्यान रखना कि नमक सही दाम पे खरीदना, ना अधिक पैसे देना और ना कम। बेटे को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, पिताजी, अधिक दाम में ना लाना तो समझ में आता है, लेकिन अगर कुछ मोल भाव करके मैं कम पैसे में नमक लाता हूँ और 4 पैसे बचाता हूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है। नहीं बेटा, काका बोले, ऐसा करना हमारे गांव को बर्बाद कर दे सकता है। जा उचित दाम पे नमक लेकर आ। काका के मित्र भी ये सारी बात सुन रहे थे। किसी ने बोला, भाई तेरी ये बात समझ न आई, कम दाम पे नमक लेने से अपने गांव को कैसे नुकसान होगा।
काका बोले, सोचो कोई नमक कम दाम पे क्यों बेचेगा, तभी न जब उसे पैसों की सख्त ज़रूरत हो। और जो कोई भी उसकी इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है तो वह मज़दूर का अपमान करता है, जिसने पसीना बहाकर कड़ी मेहनत से नमक बनाया होगा। लेकिन इतनी सी बात से अपना गांव कैसे बर्बाद हो सकता है। मित्रों ने हंसते हुए कहा, देखो दोस्तों, शुरू में समाज के अंदर कोई बेईमानी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसमें एक एक चुटकी ईमानदारी डालते गए और सोचा कि इतने से क्या होगा, पर खुद ही देख लो हम कहाँ पहुँच गए हैं। आज हम एक चुटकी ईमानदारी के लिए तरस रहे हैं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें छोटे से छोटे मसलों में भी पूरी तरह ईमानदार होने की सीख देती है और हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील होना सिखाती है। अपनी लाइफ में हम बहुत बार ऐसा व्यवहार करते हैं जो हम भी अंदर से जानते हैं कि वो गलत है, पर फिर हम ये सोच कर कि इससे क्या होगा, अपने आप को समझा लेते हैं और गलत काम कर बैठते हैं। इस तरह समाज में अपने हिस्से की ईमानदारी डाल देते हैं। चलिए दोस्तों, हम सब प्रयास करें कि ईमानदारी की बड़ी से बड़ी मिसाल कायम करने से पहले अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ईमानदारी घोलें और एक चुटकी बेईमानी को एक चुटकी ईमानदारी से ख़त्म करें। तो बादशाह अकबर एक नए महल का निर्माण करने वाले थे, जिसकी तैयारी पूर्ण रूप से कर ली गई और शीघ्र ही भवन निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला था। लेकिन जिस जमीन पर नया महल निर्मित होने वाला था वह एक विधवा स्त्री की थी। उसे वह जमीन छोड़ने विवश किया जा रहा था, लेकिन पूर्वजों की जमीन होने के कारण वह उस जमीन को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः वह बीरबल के पास गई और उसे सारी बात बताकर मदद की गुहार लगाई। बीरबल ने शांति से उसकी बात सुनी और उसे आश्वासन देकर वापस भेज दिया। उसी शाम उसे सूचना प्राप्त हुई कि 2 दिनों में भवन निर्माण प्रारंभ होने वाला है, जिसके लिए भवन निर्माण सामग्री निर्माण स्थल पर पहुंचाई गई है। अगले दिन बीरबल अकबर के साथ उस जमीन पर पहुंचा। वहां मिट्टी के ढेर के पास कई बोर पड़े हुए थे। बीरबल ने एक बोरा उठाया और उसमें मिट्टी भरने लगा। यह देखकर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम ये क्या कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं अगले जन्म के लिए कुछ पुण्य कमाना चाहता हूँ, इसलिए ये काम कर रहा हूँ। बीरबल की बात सुनकर अकबर को समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। वे वहाँ खड़े होकर देखते रहे। बीरबल बोरे में मिट्टी भरता रहा। बोरे में पूरी मिट्टी भर जाने के बाद वह अकबर से बोला, हुजूर, मिट्टी से भरे उस बोरे को उठाकर मेरी पीठ पर रखने की क्या आप सहायता करेंगे? अकबर तैयार हो गए और झुककर बोरा उठाने लगे। वह बोरा बहुत भारी था। वे बोले, बीरबल, ये बोरा तो बहुत भारी है। तब बीरबल ने कहा, हुजूर, सोचिए, यदि एक बोरे में भरी मिट्टी का भार इतना अधिक है तो इस पूरी जमीन की मिट्टी का भार कितना होगा? आपको ये नहीं लगता कि इसका आपकी जमीन पर जो बोझ आएगा वो बहुत अधिक होगा? ऐसे में जमीन पर इतना भारी बोझ लेकर क्या आप सुकून से जी पाएंगे?
बीरबल की इस बात से अकबर की आंखें खोल दी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि वे उस जमीन पर नए महल का निर्माण नहीं करेंगे। इस तरह बीरबल अपनी सूझबूझ से बादशाह अकबर को मना पाए। बादशाह अकबर अपने विभिन्न प्रांतों में भाषाई विविधता को देखते हुए अपने दरबार में एक बहुभाषिक की आवश्यकता महसूस करते थे। वे चाहते थे कि उनके दरबार में एक बहुभाषिक हो जिसकी मदद से वे अपनी प्रजा से वार्तालाप कर सकें। उन्होंने अपने मंत्रियों को ऐसा बहुभाषिक ढूंढने का आदेश दिया जिसकी विभिन्न भाषाओं पर अच्छी पकड़ हो। मंत्रियों ने सैनिक की मदद से अकबर का आदेश राज्य के हर कोने में प्रसारित कर दिया। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ। अकबर को सलाम कर वह बोला, जहाँपनाह, मैं कई भाषाओं का अच्छा जानकार हूँ। आप मुझे बहुभाषिक के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। अकबर ने उसकी परीक्षा लेने के लिए अपने दरबारियों को उससे अपनी अपनी भाषा में बात करने के लिए कहा। एक एक कर दरबारी भाषा में उस बहुभाषी से प्रश्न करने लगे। बहुभाषी ने सभा को उनकी ही भाषा में उत्तर दे दिया। भाषा पर उसकी पकड़ देखकर अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपने दरबार में बहुभाषी नियुक्त करने का निर्णय कर लिया और उससे बोले, तुम्हारे भाषा ज्ञान से हम बहुत प्रभावित हैं। हर भाषा में तुम इतने धारा प्रवाह हो कि लगता है अपनी ही भाषा बोल रहे हो। हम उन्हें अपने दरबार का बहुभाषी नियुक्त करते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है। इस पर बहुभाषी बोला, जहाँपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बहुत बुद्धिमान मंत्रीगण हैं। क्या उनमें से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? दरबारियों ने अपने अनुमान के आधार पर बहुभाषी की भाषा बताने का प्रयास किया, लेकिन किसी का भी अनुमान सही नहीं निकला। यह देख बहुभाषी हंस पड़ा और बोला, जहाँपनाह, लगता है मैंने गलत सुना है। यहाँ तो कोई भी बुद्धिमान नहीं दिखाई पड़ता। इस बात पर अकबर को बहुत शर्मिंदगी हुई। उन्होंने बीरबल को देखा, जिसने अब तक बहुभाषी की भाषा बताने का प्रयास नहीं किया था। अकबर को अपनी ओर देखता पाकर बीरबल अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और बोला, जहाँपनाह, मैं कल बता दूंगा कि इस बहुभाषा की भाषा क्या है। उस रात बहुभाषी को शाही अतिथिगण में ठहराया गया। अगले दिन वह अकबर के दरबार में फिर से उपस्थित हुआ। अकबर ने बीरबल से पूछा, हाँ बताओ बीरबल, क्या है इनकी मातृभाषा? इस पर बीरबल बोला, हुजूर, इनकी मातृभाषा बांग्ला है। आप इनसे पूछ लीजिए। अकबर ने बहुभाषी से पूछा तो उसने हामी भर दी। अकबर हैरान थे कि बीरबल ने उसकी मातृभाषा को कैसे पहचान लिया। पूछे जाने पर बीरबल ने बताया, महाराज, कल रात मैंने शाही अतिथि गृह के बाहर अपना एक सेवक भेजा। वह सेवक वहां जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस समय ये महाशय सो रहे थे। चीखने की आवाज़ सुनकर इनकी नींद खुल गई और बाहर आकर ये गुस्से से चिल्लाने लगे। उस समय ये जो भाषा बोल रहे थे वह बांग्ला थी। मैं पास ही के कक्ष में छुपकर यह सब सुन रहा था। मैं सब समझ गया कि इनकी भाषा बांग्ला है, क्योंकि व्यक्ति कितनी भी भाषाओं का ज्ञाता क्यों ना हो,
जब गुस्से में होता है या मुसीबत में पड़ता है तो अपनी ही भाषा में चिल्लाता है। बहुभाषी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा मान लिया और अकबर शर्मिंदगी से बच गए। बादशाह अकबर अक्सर अपने दरबारियों से कुछ अजीबोगरीब काम करने को कहते रहते थे और न कर पाने पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होते थे। एक दिन भरे दरबार में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर ऐसा चित्र बनाओ जिसे देखकर मैं खुश हो जाऊं। बीरबल को चित्रकारी नहीं आती थी। वह अकबर से बोला, हुजूर, मैं तो आपका मंत्री हूँ, मैं कैसे चित्र बना सकता हूँ, मुझे तो चित्रकारी आती ही नहीं है। बीरबल के जवाब पर अकबर नाराज होते हुए बोले, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुम्हें हर हाल में मेरा हुक्म मानना होगा। यदि एक सप्ताह के अंदर तुम अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर चित्र बनाकर नहीं लाए तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। मरता क्या ना करता, बीरबल को अकबर का हुक्म मानना ही पड़ा। वह घर लौट आया और सोचने लगा कि कैसे अपनी जान बचाई जाए। आखिरकार उसे एक उपाय सूझ ही गया। फिर वह एक सप्ताह तक आराम से घर पर रहा। एक सप्ताह बाद जब वह अकबर के दरबार में गया तो साथ में एक चित्र भी लेकर गया। वह चित्र उसने एक कपड़े से ढक कर रखा था। अकबर बीरबल को देखकर खुश हो गए कि उसने उनका हुक्म मान लिया है। लेकिन जैसे ही उन्होंने चित्र के ऊपर से कपड़ा हटाया, उनका चेहरा उतर गया। दरबारी भी हैरान हो गए कि एक ही पल में बादशाह की खुशी कहाँ गायब हो गई। सबने बीरबल के द्वारा लाए चित्र को देखा। उसमें एक कोरा कागज भर था जिसमें चित्र का कोई नामो निशान ही नहीं था। आग बबूला होते हुए अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये क्या है? बीरबल बोला, हुजूर, आपका हुक्म बजाकर लाया हूँ। अपनी कल्पना शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर मैंने ये चित्र बनाया है। ये कोई चित्र है क्या बनाया है तुमने? अकबर अब भी गुस्से में थे। हुजूर, ये घास खाती गाय का चित्र है, बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया। लेकिन इसमें तो न गाय नजर आ रही है न ही घास। हुजूर, जैसे मैंने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया है वैसे आप भी कीजिए। इस चित्र में घास नहीं है क्योंकि घास गाय खा चुकी है, लेकिन गाय भी तो नहीं है। हुजूर, घास खाने के बाद भला गाय कहाँ यहाँ रहेगी? वह भी चली गई। बीरबल मासूमियत से बोला। ये सुनकर अकबर जोर से हंस पड़े और उनका गुस्सा काफुर हो गया। उन्होंने बीरबल को उसकी अक्लमंदी के लिए पुरस्कार दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।